नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जीएसटी एंड टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy has came up with new batches for UPSC CSE 2021, 2022, 2023, which have started from 17th of March. These batches are bilingual in Hindi as well as in English language. 1 year batch for UPSC CSE by the name Mission Victory Batch. So hurry, enroll now. Also the English batch, that is the bilingual batch, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका यूपीएससी का जो सिलेबस है वो कवर होगा. एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएसई बैच in English language, which have started from 17th of March. The batches for UPSC CSE 2022-2023 have also started in Hindi language. Lakshya UPSC CSE GS की पूर्ण तैयारी. Also the 2 years batches have started. NCERT batches for UPSC CSE has also started. You can join the Plus subscription as well as the Iconic subscription. You just have to click on the link that is given in the description box, download the app, and while you have downloaded the Unacademy app, click on the Get Subscription button, and when prompted, just subscribe and get 10% off by applying the code ARPITA10, ARPITA10. So today we will be talking about GST and tax reforms in India, how the one nation one tax policy merged with the idea of GST. Now before starting this lecture, you need to understand the background of the goods and services tax. Almost around 4 years ago, the center and the state of the Union of India struck a grand bargain resulting in GST. The states gave up their right to collect sales tax and sundry taxes, and the center gave up the excise and services tax. So आपको यहाँ पता होना चाहिए कि स्टेट ने और सेंटर ने दोनों ने ही अमेलगेमेशन के तहत अपने कुछ टैक्स जैसे सेल्स टैक्स, सन्ड्री टैक्स बाय द स्टेट, और सेंटर ने अपना एक्साइज और सर्विसेज टैक्स जो है वो गिव अप करा. अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन अगर हम देखें जीएसटी की, इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स लेवाइड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड मोस्ट. Most goods and services sold for domestic consumption, the GST is paid by consumer, but it is remitted to the government by the businesses selling the goods and services. Now, the features of GST. देखिए GST के काफ़ी सारे फीचर्स हैं. पहला जो फीचर है is that it is applicable on the supply side. GST is applicable on supply of goods and services as against the old concept of the manufacture of goods or non-sale of goods, और ऑन सेल्स ऑफ गुड्स और ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. देखिए सप्लाई के ऊपर अभी ये एप्लीकेबल होता है, और जो पुराना कंसेप्ट था गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो टैक्स लगता था वो कंसेप्ट से अब हम बच चुके हैं, वो हट चुका है. इसका फ़ायदा ये होता है कि जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडियन प्रोडक्ट जाता है तो वो ज़्यादा कम्पिटिटेंसी अपनी शो कर पाता है एज़ कम्पेयर टू उस ज़माने में जहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे ज़्यादा टैक्स लगाते थे. एंड इट इज़ ऑल्सो अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम. GST is based on the principle of destination based consumption taxation against the principle of origin based taxation. यानी कि कंजम्पशन के ऊपर या जो डेस्टिनेशन है उसके ऊपर ही ज़्यादा काम करता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कि कहाँ से कौन सा जो प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, वो ओरिजिन हुआ उसका. फिर हमारे पास डुअल GST का भी कंसेप्ट है. अगर आप कभी भी किसी भी QSR में यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे जो बिल होता है उसके अंदर केवल GST नहीं लिखा रहता, बल्कि उसके इंडेक्स के अंदर CGST और SGST के जो वर्ड्स हैं वो भी लिखे होते हैं. इसका मतलब है सेंट्रल का GST अलग है एंड स्टेट ऑल्सो लिवाए द GST इन द फॉर्म ऑफ स्टेट GST. अब ये जो रेट्स हैं GST के, जो सेंटर और जो स्टेट है या जो इंटीग्रेटेड GST है, ये जो डिसीजन होता है ये GST काउंसिल के द्वारा लिया जाता है और म्यूचुअली एग्रीड डिसीजन होता है. एंड देयर आर ऑल्सो मल्टीपल रेट्स. इनिशियली GST वॉज लेवाइड एट 4 रेट्स, 5%, 12%, 16% एंड 28%. और जो भी शेड्यूल है, जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है जो भी इनके अंदर आएंगी, इट इज़ वर्कड आउट बाय द GST काउंसिल. तो कई बार आपसे पूछते हैं कि जो रेट्स हैं या जो लिस्टिंग्स हैं, कौन सा आइटम किस में जाएगा, नहीं जाएगा, क्या रेट होगा, वो सारा डिसाइड करा जाता है GST काउंसिल के द्वारा. नाउ व्हाट आर द रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय द GST. देखिए, क्रिएशन ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट.
जब आप बहुत सारे टैक्सेस को अमेलगमेट कर देते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ टैक्सेस, नॉट ऑल बट लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस इनटू अ सिंगल टैक्स, उससे होता ये है कि एक नेशनल मार्केट जो है उसकी क्रिएशन होती है, कॉमन नेशनल मार्केट की। एक कॉमन नेशनल मार्केट जो कि स्टेट से डिवाइडेड नहीं है, बल्कि जो एडवांटेजियस है इकोनॉमी को। एक चीज़ होती है कैस्केडिंग इफेक्ट के नाम से। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है जहाँ पे हम डबल टैक्सेशन लगता है, यानी कि एक ही चीज़ के ऊपर डबल डबल टैक्स लगा। अब उससे होता ये है कि उससे बचने के लिए काफ़ी सारे कंज्यूमर साइड पे, प्रोड्यूसर साइड पे या इवन कंपनीज टैक्स इवेजन में चली जाती हैं, और उससे गवर्नमेंट को फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। तो मिटिगेशन जो इफेक्ट है, मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट हैज़ प्रॉपरली बीन डन बाय जीएसटी। GST mitigated ill effects of cascading or double taxation in a major way and paved the way for common national market, जैसे कि मैंने आपको बताया। Reduction in tax burden. From the consumer's point of view, the biggest advantage would be in terms of reduction in the overall tax burden on goods. यानी कि जो जितना भी टैक्स का जो बर्डन था, जब डबल टैक्सेशन जहाँ पे लग रहा था, वो सब इसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है, मिटिगेट हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। उसके बाद है मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट्स मोर कंपेटिटिव। देखिए, इंट्रोडक्शन जब भी होगा जीएसटी का, उससे जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा कंपेटिटिव बनेंगे। कैसे होता ये है, जितने भी इनपुट टैक्स लगते थे प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो वैल्यू चेन प्रोडक्शन के अंदर हमारा जो गुड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में राइज करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि जो पॉलिसीज़ हैं, वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी, उन कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगी जिन कंट्रीज़ के अंदर या तो इकनॉमी जो है वो डेवलप्ड हो चुकी है, या फिर वो बिल्कुल टॉप लीडर्स में है, जो कि इवन जो ट्रेड वॉर है उसको भी compete कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज़ वेरी ईजियर टू एडमिनिस्टर। देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सेस को एडमिनिस्टर करने के लिए बहुत सारे लूप होल्स होते हैं लॉ में और जुडिशरी में, तो टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप एक ही टैक्स लाते हैं तो वो बहुत ईजीली उसको मेंटेन किया जा सकता है, एडमिनिस्टर करा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और सेल्फ पुलिसिंग कैरेक्टर जो है जीएसटी का, वो तो सबको पता है कि कितना वो अच्छा है एज कम्पेयर टू दी स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्सेस दैट द गवर्नमेंट इन द फॉर्मर टाइम्स दे यूज टू अप्लाई। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। हमने ये जो पढ़ा, ये रिफॉर्म्स आए हैं, रिफॉर्म्स की वजह से जीएसटी से क्या हुआ। अब एडवांटेजेस जब हम पढ़ते हैं तो हमें डायमेंशन के थ्रू से समझना चाहिए कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या एडवांटेजेस है, कंज्यूमर साइड से क्या एडवांटेजेस हैं, ट्रेड की साइड से या स्टेट की साइड से क्या एडवांटेजेस हैं। नाउ फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, create a unified common market. GST will help to create a unified common market, national market, and it will also give boost to the foreign investment and Make in India campaign. देखिए, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कैंपेन है मेक इन इंडिया का, जिसके ऊपर वो इतना ज़्यादा इनक्रेज करते हैं ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म एज वेल एज ऑन द नेशनल प्लेटफॉर्म, उसका बहुत ज़्यादा जो बूस्ट है वो जीएसटी पे देखने को मिलता है, जीएसटी की वजह से देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट आता है स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन थ्रू हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज, प्रोसीडर एंड रेट्स ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड अक्रॉस स्टेट। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रीमलाइन होगा इससे टैक्सेशन पूरा, और इससे जो टैक्स कंप्लायंस है वो भी इंक्रीज होगा। इंप्रूव्ड इन्वायरमेंट फॉर कंप्लायंस एज ऑल रिटर्न्स आर टू बी फाइल्ड ऑनलाइन, इनपुट क्रेडिट टू बी वेरीफाइड ऑनलाइन, इंकरेजिंग मोर पेपरलेस ट्रांजेक्शन एट ईच लेवल ऑफ द सप्लाई चेन। यानी कि पेपर के ऊपर जो पुराना 1960s 70s 80s या इवन अर्ली 90s में जो चलता था, जहाँ पे पेपर का बहुत ज़्यादा यूज़ था, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं था, और जो टैक्स कंप्लायंस हैं वो भी इतने ज़्यादा प्रॉपर नहीं थे मैकेनिज्म में, वो अब ज़्यादा अच्छे से हो पाएंगे। इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस एंड ऑल्सो इससे टैक्स इवेजन में बहुत भारी कमी आएगी, क्योंकि जो इफ़ेक्ट है डबल टैक्सेशन का वो इससे हट जाएगा ना। ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इसके क्या एडवांटेजेस होंगी, देखिए, ब्रिंग अबाउट सर्टेनिटी, कॉमन प्रोसीजर्स फॉर रजिस्टरिंग ऑफ टैक्स पेयर्स, रिफंड ऑफ टैक्सेस, यूनिफॉर्म फॉर्मेट्स ऑफ टैक्स रिटर्न, कॉमन टैक्स बेस, कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल लैंड ग्रेटर सर्टेनिटी टू टैक्सेशन सिस्टम। देखिए, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर एक नेशन है और उसके ऊपर अगर अलग अलग तरीके से टैक्स को आप नापते हैं, अलग अलग तरीके से टैक्स बेस को नापा जा रहा है, किसने कब टैक्स रिटर्न फाइल करा, ऐसे में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो जाती है। लेकिन अगर इसी को आपने एक अमेलगमेट करके एक सिस्टम बनाया, तो उससे होगा ये कि जो टैक्सेशन सिस्टम है वो और ज़्यादा एफिशिएंट होगा और सर्टेनिटी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसी से जो करप्शन है वो भी इससे बढ़ जाए, कम होगा, रिड्यूस होगा। ग्रेटर यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल रिड्यूस ह्यूमन इंटरफेरेंस।
बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए आप देखेंगे कि जो करप्शन का एलिमेंट था, जो टैक्स इवेजन का जो एलिमेंट था, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पिलफरेजेस या फ्रॉड एक्टिविटीज़ देखने को मिलती थी, वो अब इतनी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि हर चीज़ स्ट्रीमलाइन हो चुकी बाय द एडवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन द टैक्सेशन प्रोसेस। Plus, it will also boost the secondary sector. It will boost export and manufacturing activity, generate more employment, and thus increase the GDP with gainful employment. देखिए, किसी भी इकोनॉमी के अंदर इवन टैक्सेशन का भी जो मेन पॉइंट है, वो स्टेट इसलिए लाता है क्योंकि उसको भी पता है कि जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ होनी चाहिए और डेवलपमेंट आगे होना चाहिए। टैक्सेशन किसी भी तरीके की हो, लेकिन मेजर जो गोल है स्टेट का वो होता है द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और उसी को देखें तो जब सेकेंडरी सेक्टर बूस्ट होगा तो ये भी जो इकनॉमी है वो भी बूस्ट होगी और एम्प्लॉयमेंट भी आएगी और इंक्रीज़ भी होगा जीडीपी। तो ये सब कुछ डोमिनो इफेक्ट की तरह चलता है, जहाँ पे एक के बाद एक कॉज एंड इफेक्ट लगता है, और अगर एक कोई इवेंट होती है तो उसके अगली जो इवेंट है वो उसी से इंस्पायर्ड है। अल्टीमेटली इट विल हेल्प इन पॉवर्टी इरेडिकेशन बाय जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट एंड मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं कि ट्रेड और इंडस्ट्री साइड से इसके एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, सिंपलर टैक्स रजीम विद फ्यूअर एग्जेम्पशंस, क्योंकि एग्जेम्पशन कम होंगी तो सिंपलर टैक्स रजीम है। इंक्रीज्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, काफ़ी सारी ऐसी जो इंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो नई नई कंपनीज़ हैं, जब भी वो अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को, अपने कमोडिटी को या सर्विसेज को भी जब वो मार्केट में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो या तो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाना चाहते, या वो इतने ज़्यादा कीन नहीं है, और उसी को इनक्रेज करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कंसेप्ट है वो लाया गया। और वो तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो स्ट्रीमलाइन हो। तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द जीएसटी, हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड बाय जीएसटी। एंड रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, elimination of double taxation on certain sectors, more efficient neutralization of taxes, especially for exports, making our products more competitive in the international market, simplified and automated procedures for registration, returns, refunds, and tax payments, decrease in average tax burden ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो टैक्स का जो बर्डन है वो केवल कंज्यूमर साइड पे ही कम हुआ है जीएसटी की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता था, एक्स्ट्रा टैक्सेस जो लगते थे, उसकी वजह से उस टैक्स बर्डन से कहीं ना कहीं डिक्रीज देखने को मिलता है ट्रेड और इंडस्ट्री के ऊपर भी। कंज्यूमर साइड पे ट्रांसपेरेंट प्राइसेस, प्राइस रिडक्शन और पॉवर्टी इरेडिकेशन जैसे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस जो हैं जीएसटी की वजह से देखने को मिलते हैं। जैसे कि ट्रांसपेरेंट प्राइसेस, फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसपेरेंट ड्यू टू सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड सर्विस सप्लायर। तो यहाँ पे कोई भी पिल्फरेजेस की बातें नहीं देखने को मिलती हैं। उसके बाद प्राइस रिडक्शन हम देखते हैं, रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एंड गुड्स इन लॉन्गर रन ड्यू टू रिडक्शन इन कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। देखिए, जीएसटी की वजह से ऐसा नहीं होगा कि अगर जीएसटी मान लीजिए डे ए पे अप्लाई नहीं था और डे बी पे अप्लाई हो गया तो बिल्कुल ही डिफ्लेशन आ जाएगी और चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस रिडक्शन एंड डिफ्लेशन, क्योंकि डिफ्लेशन के अंदर जो प्राइस रिडक्शन है वो बहुत ही कांस्टेंट बेसिस पे होता है और बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है सामान। लेकिन प्राइस रिडक्शन का एक फेनोमेना जो है वो आपको ओवर द ईयर्स देखने को मिलता है, जहाँ पे जो पैसे हैं, जो दाम है चीज़ों का, वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, वो एक प्रॉपर प्रोग्रेस के साथ ही बढ़ रहा है, जो कि ओवरऑल रन में ग्राफ पे अगर आप इसे प्लॉट करेंगे तो रिडक्शन ही शो करता है। प्लस पॉवर्टी इरेडिकेशन बाय जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट एंड मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ना स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से क्या फ़ायदे हैं? Expansion of the tax base. As states will be able to tax the entire supply chain from manufacturing to retail, it will help them to increase their tax base. States का tax base बढ़ जाता है इसकी वजह से। Economically empower होती हैं states. Power to tax services which was hitherto with the central government only will boost revenue and give states access to the fastest growing sector of the economy. प्लस इन्वेस्टमेंट इनसे इन्हेंस होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जांपल देखें, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा, या मध्य प्रदेश का एग्जांपल देखें, इन्वेस्टमेंट जो है हाल ही के कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा हाई हुई हैं। इसका कहीं ना कहीं जो रीज़न है, इट इज़ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। जीएसटी बीइंग डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स विल फेवर कंज्यूमिंग स्टेट्स, will favor in the consumption of the taxation in the states, improve the overall investment climate in the country, which will naturally benefit the development in the state. The last point is increase compliance. Largely
यूनिफॉर्म स्टेट जीएसटी जो है या इंटीग्रेटेड जो जीएसटी है, इट विल रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर इवेजन। अब अगर कंपनीज इवेजन नहीं करेंगी तो उनको रोकने के लिए हमें ज़्यादा कमिटीज़ या ज़्यादा सोसाइटी भी फॉर्म नहीं करनी पड़ेंगी और मशीनरी की भी कम ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सेल्फ पुलिसिंग नेचर है। अब हम देखते हैं कि जीएसटी के कुछ एग्जेम्पशंस। देखिए, कस्टम ड्यूटी विल बी स्टिल कलेक्टेड अलॉन्ग विद द लेवाई ऑन इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स। तो कस्टम ड्यूटी का कंसेप्ट हटा नहीं है यहाँ पे प्रॉपरली, अभी भी है। और पेट्रोलियम एंड टोबैको प्रोडक्ट्स आर करंटली एग्जेम्प्टेड। पेट्रोलियम और टोबैको प्रोडक्ट्स, अब आप देखेंगे कि जो पेट्रोलियम और टोबैको प्रोडक्ट्स हैं इनकी बात करी जा रही थी कि इनको एग्जेम्पशन से बाहर निकाला जाएगा व्हेन कोविड-19 क्राइसिस वाज देयर। लेकिन अब फॉर द टाइम बीइंग नाउ पेट्रोलियम एंड टोबैको प्रोडक्ट्स आर करंटली एग्जेम्प्टेड। The excise duty on liquor, stamp duty and electricity taxes are also exempted. Now, what is the issue of compensation? देखिए, कोविड-19 का जब क्राइसिस आया तो हम देखते हैं कि स्टेट्स और सेंटर के बीच में जीएसटी का डिस्प्यूट हुआ। कंपेंसेशन का जो डिस्प्यूट है उसके तीन इश्यूज को हम समझते हैं। पहला था, कंसेंट ऑफ द स्टेट वाज सिक्योर्ड बाय अ प्रॉमिस ऑफ रिइंबर्सिंग एनी शॉर्टफॉल इन टैक्स रेवेन्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. The second one was this reimbursement was to be funded by a special cess called the GST compensation cess. And the third one was the promised reimbursement was to fill the gap for an assured 14% year on year tax growth for 5 years, 5 साल के लिए। लेकिन अब हमें ये समझना है that why the center denied GST compensation during COVID-19। जब कोरोना महामारी यानी कि कोविड-19 क्राइसिस था तो सेंटर ने क्यों डिनाई करा जीएसटी का कंपनसेशन? देखिए, जब भी इकोनॉमी बैटल करती है, पेंडेमिक की सिचुएशन में रिसेशन आया, ये टैक्स कलेक्शन ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। आप देखें, सब लोग जिनकी जॉब्स थी उनकी जॉब हट गई, वो जॉब पे नहीं जा पा रहे थे, उनके हाथ में परचेजिंग पावर जो थी वो कम हो गई और उसकी वजह से इकोनॉमी बहुत डाउनफॉल देखने को मिला इकोनॉमी में। एट द सेम टाइम एक्सपेंडिचर्स were needed to be sharply at the higher at the state level and using an equivalent of the force majeure clause। ये clause है in the commercial contracts, the center is abdicating its responsibility of making up for the shortfall in 14% growth in GST revenues to the state। अब ऐसा क्यों हुआ और क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट गलत है अगर वो अपने जो कंपनसेशन है उसे देने से मना करती है? देखिए, स्टेट जो हैं उनके पास कोई भी मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है जैसे सेंटर के पास हैं टू गेट द मनी। जैसे सेंटर जो है वो सोवरेन बॉन्ड या लोन लेकर पब्लिक सेक्टर यूनिट से या आरबीआई से गवर्नमेंट बॉन्ड्स बनवाकर या टी बॉन्ड्स बनवाकर पैसा रेज कर सकता है, लेकिन स्टेट के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। द सेंटर कैन गेट लोन्स एट लोअर रेट्स ऑफ बोरिंग फ्रॉम द मार्केट एज कम्पेयर टू द स्टेट। ये भी बात है कि स्टेट के पास इतने लो डाउन रेट्स के ऊपर लोन अवेलेबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सेंटर। In terms of aggregate public sector borrowing, it does not matter for the debt markets nor the rating agencies whether it is the state or the center that is increasing their indebtedness। तो यहाँ पे हमें डिविजन भी नहीं देखने को मिलता है बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल पावर। फोर्थ वन इज फाइटिंग दिस रिसेशन through increased fiscal stimulus is basically the job of macroeconomic stabilization, which is the center's domain। And the fifth point is using the alibi of COVID-19 pandemic causes a serious dent in the trust built up between the center and the states। अब स्टेट्स का ये कहना है कि अगर उन्हें जीएसटी कंपनसेशन भी देना है और अगर सेंटर मना करता है तो सेंटर तो अपना मनी कहीं ना कहीं से रेज करेगा, लेकिन स्टेट क्या करेगा? ऐसे में अगर जो स्टेट हैं, अगर हम इसका पहले का देखें एग्जेम्पशंस में, आपने देखा होगा कि कोविड-19 के टाइम पे जब क्राइसिस चल रहा था तो पेट्रोलियम तो कोई यूज़ नहीं करेगा क्योंकि लोग बाहर जा नहीं रहे थे ज़्यादा। और अभी के हिसाब में आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स कितना ज़्यादा हाई कर दिया पेट्रोलियम के ऊपर। दो ईरान के अंदर या फिर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारी, वहाँ पे ऑलमोस्ट 10% पे जो पेट्रोलियम है वो बिक रहा है। कहीं कहीं जगह पे 4 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का भी है। लेकिन वो इकनॉमी को अगर हम उससे अलग करके देखें, फिर भी जो पेट्रोलियम का दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही है गवर्नमेंट। और आप देखेंगे कि कोविड-19 के क्राइसिस पे भी काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अपना वाइन शॉप्स जो हैं या जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं या जो लिकर है उसको भी खोल दिया, उन सारे सेक्टर्स को भी खोला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास कोई भी चारा नहीं था। अब चैलेंजेस क्या हैं जीएसटी के ऊपर?
देखिए, हर चीज़ के जैसे एडवांटेजेस होते हैं, देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस एज वेल। जीएसटी भी उनमें से अलग नहीं है। जीएसटी और इसके जो चैलेंजेस हैं दे आर एज फॉलोज। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट लूज रेवेन्यू ऑन बिगर स्केल। देखिए, ऐसी स्टेट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा है तो वो रेवेन्यू उनको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जीएसटी का जो कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको रिफॉर्मेशन के पॉइंट्स में बताया कि इट इज़ मोर ऑन दी एंड प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू दैट इन दी स्टार्टिंग और दी मैन्युफैक्चरिंग और दी प्रोडक्शन लाइन। High rate to tax to compensate the revenue collected now from multiple taxes, that is high revenue neutral rate, जिसे हम आज भी देख रहे हैं। द रिडक्शन इन द फिजिकल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स, कहीं ना कहीं इससे जो फिजिकल ऑटोनॉमी है स्टेट्स की वो कम होती है। और हम देखते हैं कि जो स्टेट और सेंटर के बीच में एक हेल्दी रिलेशन रहना चाहिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमी डाउनफॉल मारती है तो देखने को मिलता है जीएसटी के चैलेंज के रूप में। Concerns raised by banks and insurance companies over the need for multiple registrations under GST, ये भी एक बहुत इसका बड़ा चैलेंज है। The levy of additional cess is also one of the challenges posed by goods and services tax. The capacity of state tax authorities so far used to taxing goods and not services to deal with the latter is an unknown quantity। देखिए, जो स्टेट्स थी स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा थी, जिनकी इकोनॉमी इंक्लाइंड, ऐसी स्टेट्स के पास जितने भी मशीनरी थी वो सारी की सारी गुड्स से टैक्स आता था उसको नापने की, उसको समझने की, उसको एडमिनिस्टर करने की थी, ना कि सर्विसेज को। तो अगर उन्हें नई मशीनरी बनानी है, नया टैक्स अगर उन्हें जीएसटी लाना है या जो जीएसटी को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है और जितना भी पुराना वो टैक्सेशन सिस्टम लगाते आए हैं उसको हटाना है, उसको चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए उन्हें मशीनरी भी की भी नहीं की ज़रूरत है। लेकिन मशीनरी हम कई जगह पे देखते हैं कि वही पुरानी मशीनरी है। The success of GST depends on the political consensus, technology and the capacity of tax officials to adapt to the new requirements। कई जगह पे ऐसा है कि पुरानी मशीनरी, पुराने जो टेक्नोलॉजी उसी का यूज़ है, लेकिन जीएसटी बहुत ही एक न्यू कॉन्सेप्ट है और इसलिए ये भी एक चैलेंज के रूप में सामने आता है। आज हमने बात करी जीएसटी के बारे में, उसके डिफरेंट एडवांटेजेस के बारे में और उससे रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में। थैंक यू।